नमस्ते विद्यार्थियों, आज का ये वीडियो यूजी सेमेस्टर 6 इकोनॉमिक्स ऑनर्स के विद्यार्थियों के लिए है। हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट पेपर से रिलेटेड है। आज के इस वीडियो में हम लोग महादेव गोविंद रानाडे के प्रमुख आर्थिक विचारों के बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग यहाँ ये देखेंगे कि महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा अर्थशास्त्र को क्या योगदान दिए गए हैं। उन्होंने अपने कौन कौन से बहुमूल्य विचार अर्थशास्त्र को दिए हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आधुनिक जो भी विचार हैं अर्थशास्त्र से संबंधित, तो उन आधुनिक विचारों के अंतर्गत महादेव गोविंद रानाडे के भी विचार आते हैं। ये भी 19वीं शताब्दी के मध्य के अर्थशास्त्री हैं। यहाँ हम लोग देखेंगे कि महादेव गोविंद रानाडे जो हैं वो भारतीय आर्थिक विचारों के सच्चे निर्माता हैं। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे आर्थिक विचार दिए हैं। एक एक करके हम लोग आज के इस क्लास में उन विचारों के बारे में चर्चा करेंगे। उन्होंने नई सोच दी, नया चेंजेस करने का रास्ता दिखाया। इसलिए महादेव गोविंद रानाडे को पश्चिमी भारत में पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। महादेव गोविंद रानाडे का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि जो व्यक्ति भी उनके संपर्क में आते थे वे उनसे बिना प्रभावित हुए रह नहीं सकते थे। चलिए, रानाडे के आर्थिक विचारों को जानने से पहले हम लोग संक्षिप्त रूप से इनके जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। महादेव गोविंद रानाडे, इनका जन्म नासिक में हुआ था 18 जनवरी 1842 को। इनकी शिक्षा भी, प्रारंभिक शिक्षा भी नासिक में ही हुई। उन्होंने 1865 ईस्वी में बम्बई विश्वविद्यालय से एमए की उपाधि प्राप्त की। एमए की उपाधि प्राप्त करने के बाद उन्होंने कानून से संबंधित शिक्षा स्वयं प्राप्त की। कुछ समय के लिए वे बम्बई विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर भी नियुक्त हुए। उन्होंने वहाँ अर्थशास्त्र पढ़ाया। बाद में, क्योंकि उन्होंने अर्थशास्त्र में एमए करने के बाद लॉ की भी पढ़ाई की थी, तो कॉलेज को छोड़ने के बाद वे मुंबई हाई कोर्ट में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त हुए और तब से उन्हें जस्टिस रानाडे के नाम से जाना जाने लगा। वे अपने जीवन के बाकी वर्षों को उसी पद पर, यानी कि जस्टिस के पद पर रहते हुए ही उनका देहांत 1901 ईस्वी को हुआ। तो हम लोग यहाँ पर महादेव गोविंद रानाडे के जो आर्थिक विचारों के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो उन विचारों में हम लोग देखेंगे कि उन्होंने, या हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि महादेव गोविंद रानाडे जो हैं वे सच्चे देशभक्त हैं और भारत के प्रति वे सच्ची श्रद्धा रखते हैं। उनके विचारों में अंग्रेज़ों के प्रति हमें आलोचना की झलक मिलती है। अंग्रेज़ों के कार्यों की उन्होंने आलोचना की है, जो आगे चल के बहुत व्यापक रूप लिया। उनके विचारों से ये भी क्लियर होगा कि अर्थशास्त्र के संबंध में उनका जो ज्ञान था वो भी बहुत अधिक स्पष्ट था। उन्होंने अर्थशास्त्र के बारे में विचार देने से पहले जो भी इतिहासवादी संप्रदाय के जो जितने भी अर्थशास्त्री थे, उन सभी अर्थशास्त्रियों के विचारों के बारे में भी उन्होंने अध्ययन किया और उसके बाद उन्होंने अपना विचार दिया। महादेव गोविंद रानाडे के जो विचार हैं उसमें आप लोग देखिएगा कि गोपाल कृष्ण गोखले और गांधी जी के विचार, उनके भी विचारों की झलक
इनके विचारों पर आपको मिलेगी। तो अब हम लोग देखेंगे कि महादेव गोविंद रानाडे जो एक निर्भीक व्यक्ति थे, एक देशभक्त व्यक्ति थे और अर्थशास्त्र के संबंध में उनकी पकड़ बहुत अच्छी थी, उनका ज्ञान बहुत अच्छा था। तो उन्होंने अर्थशास्त्र से संबंधित क्या क्या विचार दिए। अर्थशास्त्र से संबंधित उनके विचारों को जानने से पहले हम लोग देखेंगे कि जब वे जस्टिस पद पर थे तो इस बीच उन्होंने 1878 ईस्वी में एक क्वार्टरली जर्नल का प्रकाशन किया। उन्होंने 1884 ईस्वी में डिकेन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की। ये जो सोसाइटी था, ये सोसाइटी युवाओं को प्रेरित करता था कि वो पश्चिमी शिक्षा को ग्रहण करें, लेकिन वे इस बात का ज़रूर ध्यान रखते थे कि हमारे देश के युवा जो हैं, अगर वो पश्चिमी शिक्षा को ग्रहण करते हैं उसके बाद भी उनमें देशभक्ति की भावना बनी रहे और अपने देश के साथ वे जुड़े रहें। ऐसा नहीं कि पश्चिमी शिक्षा ग्रहण करने के बाद उनके अपने देश के प्रति जो भी प्रेम है, निष्ठा है, उसमें कोई कमी हो जाए। उनका मानना था कि अगर हम लोग अंग्रेज़ों को दूर करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा ज्ञान का स्तर भी उनके बराबर हो, तब जाके हम लोग उनसे बराबरी कर पाएंगे, उन्हें दूर हटा पाएंगे। इसलिए उन्होंने अपने सोसाइटी के माध्यम से युवाओं को ये प्रेरित करने का प्रयास किया कि जितना संभव हो पाश्चात्य शिक्षा को ग्रहण करो, अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ाओ, उनके बारे में सभी जानकारी प्राप्त करो, ताकि उनके बराबरी में हम लोग उनका सामना कर सकें और अपने देश से उन्हें बाहर भेज सकें। तो इस तरह वे चाहते थे कि जो अंग्रेजी शिक्षा है वो बुरी नहीं है, अंग्रेज बुरे हैं, लेकिन अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से अपना ज्ञान को बढ़ाया जा सकता है, हम लोग भी उतने ज्ञानी हो सकते हैं, ये उनका कहना था। लेकिन अंग्रेजी शिक्षा को ज्ञान करने के बाद राष्ट्र विरोधी स्वभाव को अपनाना नहीं है, ये भी उन्होंने ध्यान रखा था। तो उन्होंने ये कहा कि बिना अपने देश के राष्ट्रीय भावना को हानि पहुंचाए हुए हमारे देश के युवाओं को पाश्चात्य शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, ये इनका विश्वास था। अब हम लोग देखेंगे कि महादेव गोविंद रानाडे, उनकी प्रमुख कीर्तियाँ क्या थी। उनके प्रमुख कीर्तियों के अंतर्गत हम लोग देखेंगे एसे ऑन इंडियन पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो 1898 में प्रकाशित हुई थी, ये उनकी एक प्रसिद्ध कृति है। द राइज ऑफ महाराष्ट्र पावर, ये 1900 में प्रकाशित हुई थी। इनकी जो पुस्तक है, ये दोनों महान योगदान है अर्थशास्त्र को महादेव गोविंद रानाडे की। अब हम लोग महादेव गोविंद रानाडे के प्रमुख आर्थिक विचारों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि राजनीतिक अर्थव्यवस्था की विधि और क्षेत्र के संबंध में उनका क्या कहना था। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं कि अपने जो भी विचार रानाडे ने बताए, जो भी निष्कर्ष रानाडे ने दिए, उन निष्कर्षों को प्राप्त करने के लिए अर्थशास्त्र में उन्होंने आगमन या ऐतिहासिक विधि को श्रेष्ठ बताया। उनका ये विश्वास था कि ऐतिहासिक विधि या ऐतिहासिक प्रणाली हमें इतिहास के बारे में जानकारी देती है और इसके साथ साथ भविष्य को समझने में भी मदद करती है। यानी कि इतिहास में हुई घटनाओं के माध्यम से हम लोग
भविष्य के बारे में जान सकते हैं, निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं। ये उनका मानना था। आर्थिक नियमों के संदर्भ में हम लोग देखेंगे कि जितने भी परंपरावादी अर्थशास्त्री लोग थे, जिन्होंने आर्थिक नियमों के बारे में बताया था, तो महादेव गोविंद रानडे ये भी परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के आर्थिक विचारों से सहमत थे, लेकिन उन्होंने इन परंपरावादी आर्थिक विचारों को सापेक्षिक माना। ये उनकी एक नई सोच थी। उन्होंने आंख मूंद के परंपरावादी विचार को नहीं माना, बल्कि उन्होंने आर्थिक नियमों को सापेक्षिक माना कि आर्थिक नियम जो है वो अलग अलग स्थान, अलग अलग व्यक्तियों के संदर्भ में अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ हम लोग देखेंगे कि महादेव गोविंद रानडे जो हैं, उनका विश्वास सापेक्षता के सिद्धांत में था। उन्होंने और दूसरे अर्थशास्त्रियों के विचारों को भी पढ़ा, जैसे आडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, माल्थस, जेम्स मिल, इनकी उन्होंने आलोचना की और उनके निरपेक्षवाद और मान्यताओं के लिए, क्योंकि इन अर्थशास्त्रियों ने जो भी आर्थिक नियम बनाए थे वे निरपेक्षवाद थे, और जिन मान्यताओं को भी इन्होंने लिया था वो भी निरपेक्षवाद से संबंधित था। जबकि महादेव गोविंद रानडे सापेक्षता के सिद्धांत में विश्वास रखते थे, इसलिए उन्होंने इन परंपरावादी अर्थशास्त्रियों की आलोचना की। उनका विचार था कि अगर हम लोग भारत में किसी के आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक व्यक्ति के आर्थिक स्थिति का अध्ययन हमें सही जानकारी देगा। उनका ये मानना था कि अगर किसी व्यक्ति के आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना है तो इसका निर्धारण एक इंडिविजुअल व्यक्ति की अपेक्षा संस्था या परिवार के या जाति के संदर्भ में की जानी चाहिए, क्योंकि उनका ये मानना था कि संस्था या हम लोग बोल सकते हैं परिवार या जाति, इनका विकास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धन ही एकमात्र साधन नहीं है जिसे व्यक्ति को कमाना है, बल्कि कल्याण भी मायने रखता है। तो इसलिए अगर किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना है तो उस व्यक्ति की व्यक्तिगत स्थिति का अध्ययन नहीं करना है, बल्कि उस व्यक्ति की पारिवारिक स्थिति का अध्ययन करना है। आगे हम लोग देखेंगे कि महादेव गोविंद रानडे ने क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के विचारों के बारे में उन्होंने जो भी कहा था, तो उन्होंने ये बताया कि परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के जो विचार है वे इंग्लैंड जैसे विकसित देशों के संदर्भ में लागू हो सकते हैं, लेकिन भारत जैसे अल्प विकसित देशों के संदर्भ में लागू नहीं हो सकते हैं। रानडे ने ये माना कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर में कई उत्पादक शक्तियाँ होती हैं, और ये उत्पादक शक्तियाँ तभी बाहर आएगी जब इन व्यक्तियों का चतुर्मुखी विकास होगा। इसलिए उन्होंने ये सुझाव दिया कि आर्थिक नीति से संबंधित जितने भी सिद्धांत बने तो वो इस प्रकार के सिद्धांत बने कि उनको व्यवहार में लागू करना संभव हो, उनको व्यवहार में हम लोग ला सके। तो इस तरह उन्होंने कहा कि किसी भी आर्थिक नियम का सैद्धांतिक और व्यवहारिक अध्ययन साथ साथ होना चाहिए, ये इनका कहना है। इसलिए रानडे ने कहा कि जिन आर्थिक नियमों
या सिद्धांतों के बारे में अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाएगा, तो इन सिद्धांतों या नियमों का निकट संबंधों से संबंधित होना चाहिए। यानी कि ये आपस में सिद्धांत और जो व्यवहारिक अध्ययन है वो आपस में संबंधित होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। अब हम लोग देखते हैं कि महादेव गोविंद रानाडे ने आर्थिक शिक्षा के बारे में क्या कहा है। महादेव गोविंद रानाडे का यह कहना है कि कोई भी राष्ट्र अगर धन को जमा करना चाहता है, धन को प्रोत्साहित करना चाहता है, तो इस दौरान आर्थिक शिक्षा का बहुत महत्व होगा। आर्थिक शिक्षा धन को जमा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। लेकिन यहाँ जब भी आर्थिक शिक्षा की बात होती है तो एक व्यक्ति के संदर्भ में आर्थिक शिक्षा या एक राष्ट्र के संबंध में आर्थिक शिक्षा, तो यहाँ महादेव गोविंद रानाडे का मानना था कि एक राष्ट्र के संबंध में आर्थिक शिक्षा जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि एक राष्ट्र की जो आर्थिक शिक्षा से संबंधित जो लाभ मिलते हैं, यह लाभ व्यक्तिगत मनुष्यों के लाभों से बढ़कर होते हैं। इसीलिए एक राष्ट्र को आर्थिक शिक्षा में ज़रूर ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम लोग ये जानना चाहें कि एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से कितना लाभ प्राप्त हो रहा है या राष्ट्र को कितना लाभ प्राप्त हो रहा है, तो ये हम लोग विनिमय मूल्य के आधार पर धन की मात्रा द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं। तो इस तरह महादेव गोविंद रानाडे का मानना था कि अर्थव्यवस्था में जो भी क्षेत्र है, जैसा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों का विकास जो है वो एक साथ होना चाहिए। और उन्होंने कृषि की तुलना में वाणिज्य और उद्योग को ज़्यादा महत्व दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर किसी राष्ट्र के पास में शिक्षा है, बुद्धिमत्ता है, कुशलता है, तो वो राष्ट्र कृषि के अपेक्षा उद्योगों से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार जो महादेव गोविंद रानाडे थे, वे कृषि की तुलना में उद्योगों पर उनका विश्वास अधिक था और वे आर्थिक शिक्षा के लिए उद्योगों को बहुत महत्व देते थे। उनका मानना था कि अगर हम लोग गरीबी दूर करना चाहें, देश को विकास की ओर ले जाना चाहें, तो इस स्थिति में वाणिज्य और उद्योगों को ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक है। अब हम लोग देखेंगे कि आर्थिक विकास के बारे में जस्टिस रानाडे का क्या कहना था। उन्होंने आर्थिक विकास को एक बड़ा कंसेप्ट माना। उन्होंने आर्थिक विकास को एक जटिल धारणा के रूप में एक्सेप्ट किया और ये माना कि आर्थिक विकास जो है वो अनेक कारकों के अंतर संबंधों पर स्थित है। यानी कि अलग अलग जो भी कारक हैं या जो भी क्षेत्र हैं, उनके आपसी रिलेशन कैसे हैं। अगर उनके आपसी रिलेशन अच्छे हैं, उनके आंतरिक संबंध अच्छे हैं, तो आर्थिक विकास हो सकता है। तो इस प्रकार महादेव गोविंद रानाडे जो थे, उनका ये मानना था कि किसी भी देश का विकास केवल आर्थिक विकास द्वारा संभव नहीं होगा, बल्कि आर्थिक विकास के साथ साथ राजनीतिक विकास और सामाजिक विकास होना भी बहुत ही ज़रूरी है। और राजनीतिक विकास, सामाजिक विकास तब संभव हो पाएगा जब बहुत से व्यक्ति एवं बहुत से संस्था इनके विकास के लिए कार्य करेंगे। इसीलिए इनका ये मानना था कि समाज के प्रत्येक वर्ग में को विकास किया जाना चाहिए
और समाज के प्रत्येक वर्ग तक विकास उस समय संभव हो पाएगा जब गरीबी दूर होगी और उद्योगों का विकास होगा। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि आर्थिक विकास के बारे में उन्होंने सभी क्षेत्रों के विकास और सभी क्षेत्रों के आपसी संबंधों के बारे में महादेव रानडे ने बताया है। रानडे ने कहा है कि राज्य को अब अधिक से अधिक सभी मामलों में राष्ट्रीय आवश्यकताओं की सावधानीपूर्वक पूर्ति करने के लिए राष्ट्र अंग के रूप में जाना जाता है, जिसमें व्यक्तिगत और सहकारी प्रयास राष्ट्रीय प्रयास के समान प्रभावी और मितव्ययी है। तो यहाँ हम लोग ये देखते हैं कि जो परंपरावादी अर्थशास्त्री थे वे लोग सरकार की या राज्य की अहस्तक्षेप की नीति के समर्थक थे, लेकिन रानडे का ये मानना था कि अगर विकास करना है, रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है, विनियोग अधिक करना है, तो सरकार को इंटरफेयर करना ही होगा, सरकार को आगे आना ही होगा, तभी ये चीज़ सब संभव है। तो इस तरह उन्होंने जो भी क्लासिकल इकोनॉमिक्स की अहस्तक्षेप की नीति का जो कंसेप्ट उन्होंने माना था उसका खंडन किया और उन्होंने ये बताया कि सरकार को गरीबी मिटाने के लिए इंटरफेयर करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी माना कि सरकार जो है वो इंटरफेयर करके देश में आर्थिक विकास कर सकता है। तो इस तरह उन्होंने राज्य और सरकार के कार्यों को काफ़ी सराहा, उन्हें काफ़ी महत्वपूर्ण माना। आगे हम लोग देखेंगे कि निर्धनता के बारे में जस्टिस रानडे का क्या कहना है। तो जिस तरह हम लोग ये जानते हैं कि दत्त और नरोजी जी, उनका जो कहना था कि अंग्रेज़ों के माध्यम से भारतीय गरीब हुए हैं, अंग्रेज़ों ने भारतीयों को लूटा है, इस तरह उनका कथन था। लेकिन महादेव गोविंद रानडे इस कथन से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि अंग्रेज़ों के आने से पहले ही भारतीय गरीब थे और भारतीयों को जो गरीबी है उनके पूर्वजों से विरासत के रूप में प्राप्त हुई है। इस तरह नहीं कि अंग्रेज आने के बाद ही भारतीय लोग गरीब हुए हैं। उन्होंने ये बताया कि भारतीयों को निर्धनता का जो अभिशाप है ये उनके पूर्वजों से ही मिला है, यानी कि भारतीय पहले भी निर्धन थे और उनके पूर्वजों के कारण आज भी वो निर्धन ही हैं, ये उनका कहना है। और भारत में इतनी निर्धनता क्यों है, इसके बारे में प्रकाश डालते हुए महादेव गोविंद रानडे कहते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, कृषि पर ही आधारित है। यहाँ यानी कि भारत में उद्योग जो है वो पिछड़ी अवस्था में है, उसका विकास ठीक से नहीं हुआ है। इसके साथ साथ कृषि कार्य के लिए जितनी भी साख की आवश्यकता होती है तो भारत में साख का भी अभाव है, उचित साख उन्हें नहीं मिल पाता है। इसके अलावा भारत में जो भूमि की नीति है वो भी काफ़ी दोषपूर्ण है। तो इस तरह से हम लोग और ये देखेंगे कि देश में जो है वो कृषि की ही प्रधानता है और जितने भी अंग्रेज लोग रहते थे उनका हमेशा ये प्रयास रहता था कि भारत जो है वो कच्चे पदार्थों का ही उत्पादक बने रहें और अंग्रेज़ों को कम मूल्य पर कच्चा माल जो है वो उपलब्ध कराते रहें, ये उनका टारगेट था। इसलिए वो लोग भारत को कृषि प्रधान देश ही बनाए रखना चाहते थे। फिर हम लोग यहाँ देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी क्यों है। इसके संदर्भ में रानडे का कथन है कि भारत जो है वो विदेशी प्रतियोगिता के साथ में प्रतियोगिता नहीं कर पाता है, अर्थात भारत
विदेशी प्रतियोगिता करने में असमर्थ है और इसीलिए वो गरीब है एवं पिछड़ी हुई अवस्था में है, ये भी उनका कहना है। नेक्स्ट यहाँ भारतीय पहले से ही गरीब क्यों हैं, इसके बारे में रानाडे का कथन है कि भारत की जो साख प्रणाली थी तो वो साख प्रणाली काफ़ी असंगठित थी और बैंकिंग सुविधाएं जो हैं वो भी सही उपलब्ध नहीं थी। तो असंगठित साख प्रणाली के अंतर्गत किसानों को जब जितनी मात्रा में साख की आवश्यकता प्राप्त होती है वो उपलब्ध नहीं हो पाती है। और क्या होता है, इसका दूसरा परिणाम भी ये होता है कि असंगठित साख प्रणाली अगर है तो वहाँ पर ना बैंक है ना कुछ, वहाँ पर महाजन होंगे और महाजन जो है वो कम पैसे देते हैं लेकिन ब्याज जो है वो अधिक लेते हैं। तो व्यक्ति जिन कार्यों के लिए कर्ज लेता है वो कभी उनको चुका नहीं पाता है। तो ये भी एक कारण है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि प्रधान है और पिछड़ी हुई है। रानाडे का कहना है कि यहाँ साख का भी अभाव था। फिर उन्होंने कहा है भारतीय गरीबी को प्रकाशित करते हुए उन्होंने कहा है कि भारत में जो भी भूमि नीति है, जिस नीति के आधार पर भूमि का बंटवारा होता है वो भी काफ़ी दोषपूर्ण है, यानी कि भूमि का बंटवारा भी सही ढंग से नहीं हो पाया है, जिसके चलते कितनी राजस्व की प्राप्ति होगी, सरकार को कितनी आय की प्राप्ति होगी, तो इस बारे में जानकारी नहीं दी गई है। तो इस तरह भारत की गरीबी का एक कारण जो है वो दोषपूर्ण भूमि नीति भी है। तो दोषपूर्ण भूमि नीति के चलते भी क्या हो रहा है कि भारतीय लोग जो हैं वो गरीब हो रहे हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि रानाडे ने ये मान लिया है कि भारतीयों को गरीबी उनके पूर्वजों से विरासत में मिली है और वे लोग गरीब ही हैं। तो इन लोगों की गरीबी को किस तरह से दूर किया जा सकता है, उसके उपाय क्या हो सकते हैं, तो इसके बारे में भी वो प्रकाश डालते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि रानाडे क्या कहते हैं कि किस तरह से हम लोग भारत की गरीबी को कम कर सकते हैं और आर्थिक विकास की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो वो क्या क्या सजेशन देते हैं, क्या क्या सुझाव देते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहला सुझाव देखते हैं। वो है कि महादेव गोविंद रानाडे ने कहा कि कृषि और उद्योग इन दोनों का विकास संतुलित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक का विकास हो और दूसरा पिछड़ा हुआ रह जाए, ऐसा नहीं। इनका कहना था कि कृषि और उद्योग दोनों का ही संतुलित और सुनियोजित विकास हो। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि महादेव रानाडे जो हैं ये नियोजित अर्थव्यवस्था के बारे में इन्होंने सर्वप्रथम प्रकाश डाला था कि किसी भी अर्थव्यवस्था को अगर विकास करना है तो विकास करने से पहले नियोजित होना बहुत ही जरूरी है। तो नियोजित अर्थव्यवस्था के द्वारा इनका विकास किया जा सकता है, ये इनका मानना था। और हम लोग देखेंगे कि गोविंद रानाडे ने ये भी कहा कि कृषि पर बहुत अधिक जनसंख्या का भार है, क्योंकि हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या कृषि प्रधान है और गाँव में ही निवास करती है। इसलिए उनका ये मानना था कि कृषि पर से अतिरिक्त जनसंख्या के बोझ को जो है वो कम किया जाए। तो किस तरह से हम लोग जनसंख्या के बोझ को कृषि पर कम कर सकते हैं, इसके लिए ज़रूरी होगा कि उद्योगों का हम लोग विकास करें। जब उद्योगों का विकास करते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है कि जो भी अतिरिक्त श्रम था कृषि पर या कृषि क्षेत्र में जो भी एक्स्ट्रा भार था श्रमिकों का, धीरे धीरे करके
कृषि क्षेत्र से वो भार कम हो जा रहा है। और पहले जिन श्रमिकों की उत्पादकता कृषि क्षेत्र में 0 थी, अब उन श्रमिकों की उत्पादकता भी औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ने लगी है। तो इस प्रकार रानाडे का कहना था कि अगर हम लोग खेती की पुरानी तकनीकों को भूल के एक साथ नए तकनीक से बड़े एरिया में अगर हम लोग उन अनाजों का विकास करते हैं तो क्या होगा, इससे उत्पादकता भी बढ़ेगी। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि रानाडे ने ये माना कि सरकार की जो हस्तक्षेप की नीति है वो गलत है, सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि रानाडे का ये विचार था कि किसी भी देश में गरीबी मिटाने में और आर्थिक विकास करने में उस देश की जो सरकार है, उस सरकार की भूमिका जो होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और वो बहुत ही सराहनीय होती है। तो ये भी उन्होंने सुझाव के रूप में कहा। अब हम लोग देखते हैं कि महादेव गोविंद रानाडे ने अगला कौन सा सुझाव दिया है। उन्होंने कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना का सुझाव दिया है। कृषि आधारित उद्योगों का स्थापना करने से क्या होगा, एक और तो कृषि का क्षेत्र भी विकास होगा, दूसरा उद्योगों को इनपुट के रूप में, आगतों के रूप में कृषि से प्राप्त कच्चा पदार्थ भी प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि इन पदार्थों को आयात कराना नहीं पड़ेगा और ये पदार्थ लोकल अपने गांव अगल बगल में ही अवेलेबल है, तो कम पैसों में या कम मुद्रा में इनको प्राप्त किया जा सकता है। तो इस तरह उन्होंने कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना पर जोर दिया। आगे हम लोग देखते हैं कि उन्होंने जितने भी जोतेदार थे, जो लोग दूसरों की भूमि में खेती करते थे, तो उनके लिए भी उन्होंने भूमि नीति में परिवर्तन के बारे में उन्होंने कहा। और इस प्रकार गोविंद रानाडे ने जो उदारवादी भूमि नीति है कि जिस ज़मीन की ज़रूरत जिसको है, जितनी अधिक है उसे दे दिया जाए, तो इस तरह से उन्होंने उदारवादी भूमि नीति का समर्थन किया और साथ ही रैयतवाड़ी प्रणाली का सुझाव दिया। ये भी उनके महत्वपूर्ण सुझावों में से एक है। और उन्होंने ये सजेशन दिया कि जब रैयतवाड़ी प्रणाली के अंतर्गत खेती की जाएगी तो उस समय भूमि से जो लाभ मिलेगा, जो भी अनाज मिलेगा, उसका 50% जो रहेगा वो उस भूमि का स्वामी ले लेगा और बाकी 50% उन भूमिहीन श्रमिकों को प्राप्त होगा जिन्होंने वहाँ पर मेहनत करके उस अनाज को उगाया है। तो इस प्रकार उन्होंने ये भी माना कि किसान अगर कहीं से कर्ज लेते हैं तो उन्हें ब्याज का जो भुगतान है वो ब्याज का भुगतान वस्तुओं के रूप में होना चाहिए, क्योंकि किसानों को वस्तुओं को बेच के फिर मुद्रा प्राप्त करना होता है। अगर किसानों को वस्तुओं के रूप में ही मुद्रा प्राप्त हो लगान प्राप्त हो जाता है या किसानों द्वारा मुद्रा के रूप में ही लगान का भुगतान किया जाता है, तो इससे किसानों को भी सुविधा होगी और सरकार को भी सुविधा होगी। तो इस तरह उन्होंने किसानों को लगान जो है वो अनाज के अंश के रूप में जमा करने पर सहमति दर्शाई और ये भी कहा कि ये किसानों के लिए अधिक सुविधाजनक भी होंगे, उनको चुकाने में कोई परेशानी नहीं होगी। साथ ही उन्होंने साख प्रणाली के पुनर्गठन और कृषि के लिए पूंजीपतियों की कमेटी के गठन की बात की। उन्होंने कहा कि देश में साख प्रणाली में भी कमी है, जिसके चलते किसानों को सही साख नहीं मिल पाता है। तो उस समय क्या करना चाहिए, सरकार को जो है पुनर्गठन की नीति अपनानी चाहिए और किसानों के लिए साख की व्यवस्था करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने कृषि के लिए भी
पूंजीपतियों की कमेटी को बनाने पर प्रकाश डाला है। नेक्स्ट हम लोग रानाडे के सुझाव के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि रानाडे ने स्वतंत्र व्यापार का समर्थन किया था। वे सरकार की हस्तक्षेप की नीति के समर्थक नहीं थे। उन्होंने ये भी माना था कि जो भी स्थानीय उद्योग धंधे हैं, अगर स्वतंत्र व्यापार होता है, दूसरे देश से आने वाले वस्तुओं पर किसी भी तरह का कर या टैरिफ नहीं लिया जाता है, स्वतंत्र व्यापार होता है, तो इस स्वतंत्र व्यापार के चलते क्या होगा, अपने देश की जितने भी स्थानीय वस्तुएं रहेगी, इन्हें हानि पहुंचेगी, क्योंकि ये स्थानीय वस्तु प्रतियोगिता का सामना नहीं कर पाएगा। एक और तो विकसित देशों के प्रोडक्ट होंगे और दूसरी और अल्प विकसित देशों के प्रोडक्ट। तो इस तरह से क्या होने लगेगा कि देश के अंदर में जो भी उद्योग धंधे हैं उनका विनाश होना शुरू हो जाएगा। तो अगर भारत इन उद्योगों को संरक्षण देना चाहता है तो वो इन उद्योगों को संरक्षण दे सकता है, और ये ज़रूरी है कि अपने देश के पेड़ पौधों के लिए या अपने देश के लोगों के रोजगार के लिए सरकार को हमेशा सकारात्मक नीति ही अपनाना चाहिए। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि महादेव रानाडे ने ये भी कहा कि किस तरह जो है सरकार को सकारात्मक नीति अपनानी चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि जब भी हम लोग किसी भी वस्तु को खरीदते हैं या संसाधन को खरीदते हैं तो उन वस्तु या संसाधन को प्राप्त करने के लिए भी तो संसाधनों का उपयोग होता है, उनको भी पे करना पड़ता है, तब जाके वो मिलेगा। तो इस तरह से विभिन्न क्षेत्रों में जितने भी संसाधनों का उपभोग किया जाता है उन सारे संसाधनों को जनसंख्या में पुनर्वितरण करना बहुत ही ज़रूरी है। जनसंख्या में पुनर्वितरण के माध्यम से वो वस्तुएं सभी लोगों तक पहुंच सकती हैं। रानाडे ने घने बसे जंगल वाले क्षेत्र से विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र में लोगों को भेजकर जनसंख्या का संतुलित एवं पुनर्वितरण की वकालत की। रानाडे का ये मानना था कि अगर किसी क्षेत्र में जनसंख्या की संख्या बहुत अधिक है तो वहाँ से कुछ श्रमिकों को निकालकर उनको ऐसे जगहों में भेजना चाहिए जहाँ जनसंख्या जो है वो कम है। तो इस तरह से जनसंख्या का जो संतुलन है वो आपस में संतुलित हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखने के लिए रानाडे ने कहा था। आगे हम लोग देखते हैं, निष्कर्ष के रूप में हम लोग कह सकते हैं कि रानाडे के जो भी आर्थिक विचार थे वो इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, और उन्होंने जो भी आर्थिक विचार दिए उन्हें व्यवहारिक रूप देने का उन्होंने प्रयास किया, और उनके जो विचार हैं वे अधिक वास्तविक प्रतीत होते हैं, और उन्होंने इन विचारों को पूर्ण बनाने का प्रयास किया। उन्होंने राष्ट्रीय परिक्षेप में यानी कि एक देश के परिक्षेप में जनसंख्या को या जनसंख्या से संबंधित या आर्थिक विकास से संबंधित समस्याओं के बारे में उन्होंने बताया। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ देखते हैं कि जे.सी. कोयाजी और प्रोफेसर डी.जी. कार्वे, इन दोनों अर्थशास्त्रियों का कहना है कि महादेव गोविंद रानाडे वो पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने आयोजन का सुझाव दिया, और जिन्होंने ये कहा था कि आयोजन के माध्यम से देश का आर्थिक विकास जो है वो किया जा सकता है। तो इस तरह इन्होंने आयोजन का सुझाव दिया, और महादेव गोविंद रानाडे ने जो भी सिद्धांत दिए उनमें से कई सिद्धांतों को व्यवहार में भी पाया गया, व्यवहार में एक्सेप्ट करने का प्रयास किया गया। साथ ही उन्होंने जो साख की समस्या के बारे में बात रखी थी
तो साख की समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने भूमि बंधक बैंकों की स्थापना का कंसेप्ट दिया कि अगर किसी किसान के पास में जमानत करने के लिए कुछ नहीं है तो एटलीस्ट वो अपना ज़मीन को बंधक बना के भी कुछ रुपए प्राप्त वो कर सकता है। तो इस प्रकार महादेव गोविंद रानाडे जो थे वो बहुआयामी आर्थिक विकास पर विश्वास रखते थे और वे राज्य की क्रियाओं में बहुत हद तक गरीबी को दूर करने की सलाह करते थे। उनका ये मानना था कि जब भी प्रशासन से संबंधित, लोगों से संबंधित कार्य किए जाएं तो उन कार्यों का जो प्रमुख उद्देश्य रहेगा वो गरीबी दूर करना होगा। तो इस तरह हम लोग यहाँ देखते हैं कि महादेव गोविंद रानाडे जो हैं वो एक उत्कृष्ट अर्थशास्त्री हैं और महान विचारों के नेता भी हैं। जैसे महादेव गोविंद रानाडे की तारीफ करते हुए प्रोफेसर कार्वे ने क्या कहा है। प्रोफेसर कार्वे के शब्दों में हम निष्कर्षतः कह सकते हैं कि रानाडे एक महान पुरुष, एक पक्के देशभक्त, एक धार्मिक सुधारक, एक विचारक, मनुष्यों के पथ प्रदर्शक, एक योग्य इतिहासकार, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, उदार भारत के एक भविष्यवक्ता थे। तो ये सारे क्वालिटीज़, जिन क्वालिटीज़ के बारे में हम लोगों ने देखा, ये सारे क्वालिटीज़ जो है वो महादेव गोविंद रानाडे के अंदर में थे और वे एक सच्चे देशभक्त थे। और यहाँ उनके विचारों को जानने के बाद में ये भी स्पष्ट होता है कि वे एक महान अर्थशास्त्री थे और अर्थशास्त्र से संबंधित उनके पास काफ़ी अधिक ज्ञान था। इसलिए उन्होंने हर विचार को, हर क्षेत्र को बहुत ही बारीकी से रखने का प्रयास किया। ये उनकी एक खासियत थी। तो इस तरह से हम लोगों ने आज के इस वीडियो में ये जानने का प्रयास किया कि महादेव गोविंद रानाडे के प्रमुख आर्थिक विचार कौन कौन से थे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि महादेव गोविंद रानाडे के प्रमुख आर्थिक विचार कौन कौन से थे, उन्होंने अपने विचारों में क्या बताने का प्रयास किया। तो अगले वीडियो में मैं फिर उपस्थित होंगी किसी दूसरे के आर्थिक विचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।